राहुल गांधी जी के बारे में तो मैम क्या ही बोले, उनके मीम्स बहुत बनते हैं, तो वही दिमाग में राहुल गांधी जी को देख के हमारे दिमाग में मीम्स आते हैं। पाबंदी हमारी खत्म कर दी है कि ये हिंदू है, मोहम्मदन है, इससे परहेज कीजिए। वो भी ऐसा यहाँ छात्रों की बात हो रही है, अब यहाँ पर नहीं मैडम, छात्रों की बात कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है कि छात्रों की डिमांड भी बिल्कुल आवाज की सम्मान वाली बात है, वो कल्चर वाली बात बिल्कुल ठीक है। मैं सही बता रही हूँ, नहीं बीजेपी वाली आए हैं कुछ 250-300 के करीब शायद। 250-300 के बच्चों को लेके आए वहाँ से, तो इंटरेस्टेड थे आना। हाँ अच्छा था, अभी हम अंदर से आए हुए बाहर। मैं इस वक्त राहुल गांधी की छात्रों की गूंज रैली में हूँ। यहाँ पर एंट्री में ही मुझे झालमुड़ी का स्टॉल भी दिख गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्रा पूरी करने के बाद कल यानी 17 जुलाई को छात्रों की गूंज रैली लेकर देहरादून पहुंचे। मुद्दा बताया गया नीट पेपर लीक, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट पूरी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ जारी हो चुका था, यानी परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट आ चुका। इस बार किसी बड़े पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी, आपकी छात्रों की गूंज रैली की टाइमिंग आखिर किस मुद्दे पर आधारित थी? जब जिस परीक्षा को लेकर आंदोलन की बात हो रही है उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तब ये रैली किस संदेश के लिए थी? लगता है राहुल गांधी को विदेश यात्रा पूरी करने के बाद याद आया कि 2027 में उत्तराखंड चुनाव भी है, क्यों ना उत्तराखंडी जेनजी को लुभाया जाए। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही राहुल गांधी अपनी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने निकल पड़ते हैं, ताकि 2027 के चुनाव की राजनीतिक जमीन तैयार की जा सके। खैर, राहुल गांधी की इस सो कॉल छात्रों की गूंज रैली में हम भी पहुंचे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून बन्नू स्कूल ग्राउंड पर। राहुल गांधी की रैली है, आज 17 तारीख है। तो आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी से कुछ जरूरी सवाल करेंगे, ऐसे सवाल जो किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि उसी ग्राउंड से निकल कर आए हैं जहां ये रैली आयोजित की गई। और हाँ, अब जब राहुल गांधी ने पेपर लीक का मामला उठाया ही है तो आज हम उन्हें ये भी याद दिलाएंगे कि उत्तराखंड को भर्ती घोटालों का एपिसेंटर किसने बनाया था। इतिहास गवाह है कि इसकी जड़ें कांग्रेस के शासनकाल में हैं, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सो कॉल रैली की। मैं इसे सो कॉल रैली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ माहौल किसी गंभीर छात्र आंदोलन से ज़्यादा एक राजनीतिक कॉन्सर्ट जैसा दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर चल रहे ये वीडियोस देखिए। मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता गानों की धुन पर ठुमके लगाते हैं, नाचते हैं और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। इसी रैली की तैयारियों के दौरान इससे महज एक दिन पहले कांग्रेस के एक नेता की मृत्यु हो जाती है। ऐसे दुखद माहौल के तुरंत बाद उसी कार्यक्रम के मंच पर इस तरह का जश्न और डांस क्या वाकई उचित था? अगर ये कार्यक्रम छात्रों के भविष्य, उनकी चिंताओं और एक गंभीर मुद्दे को लेकर था, तो मंच पर ये माहौल किस बात का संदेश दे रहा था? क्या यही संवेदनशीलता है जिसकी राजनीति कांग्रेस देश को दिखाना चाहती है? यही पहला सवाल है जिससे इस पूरी रैली की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल, इस रैली में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले भीड़ को जोड़े रखने और माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड के चर्चित रैपर डकैत को मंच पर बुलाया गया। गाने बजे, परफॉर्मेंस हुई, लोगों ने हिस्सा लिया और पूरा माहौल किसी राजनीतिक जनसभा से ज़्यादा एक म्यूजिकल इवेंट जैसा नजर आया। अब सवाल ये है कि जिस मंच से छात्रों के भविष्य, उनकी शिक्षा और एक गंभीर राष्ट्र मुद्दे पर बात होनी थी, वहां सबसे पहले मनोरंजन का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या छात्रों के मुद्दे पर लोगों को जोड़ने के लिए तर्क और तथ्य पर्याप्त नहीं थे, या फिर भीड़ जुटाने के लिए रैपर और मनोरंजन का सहारा लेना जरूरी हो गया था? आखिर जिस रैली का उद्देश्य छात्रों की आवाज बनना बताया गया, क्या उसका केंद्र छात्रों की समस्याएं थी या फिर केवल राजनीतिक माहौल और भीड़ तैयार करना? वैसे भीड़ को तैयार करने से याद आया कि जब हमने वहां मौजूद युवाओं से बात की तो पता चला कि भीड़ जुटाने के लिए युवाओं को दूर दूर से लेकर आया गया। इस वीडियो को देखिए। जबरदस्ती लेकर आए हैं सर लेके आए दोस्ती। जबरदस्ती। एक बात बताओ, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्टर सर लोग लाए, हमारे सर लाए, हम मोदी के कट्टर फैन हैं। नहीं, अच्छा, तुम्हारे स्कूल से, कॉलेज से कितने बच्चे आए हैं? हम 50 60 50 60 56।
यस मैम, यस मैम। तो सबको ऐसे ही उठा के लेके आ गए? जी बिल्कुल। कोई नहीं आना चाहता? नहीं, मैं तो ओडीसी में जा रहा था, सर ने बोला जो नहीं जाएगा 1000 रुपये फाइन पड़ेगा। कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों का कहना है कि कॉलेज वाले उन्हें ज़बरदस्ती रैली में लेकर आए थे। ना आने पर उन्हें 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। कुछ अन्य लोगों से भी हमने बात की, जिन्होंने बताया कि दूर दूर से 200 से 300 लोगों को एक साथ रैली में भीड़ जुटाने के लिए लेकर आया गया है और इन्हें ये तक नहीं बताया गया कि आखिर ये रैली किस बात की हो रही है। ये वीडियो देखिए। कितने लोग आए हो आप लोग? 200 लोग। 200 लोग आए हो इतनी दूर से? और हमारे छात्र भी है, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे भी है। अच्छा, डीवी कॉलेज के। अच्छा, बच्चों को भी लेके आए हो? 200 लोग लेके आए हो? 200 लोग। वाह, बहुत बढ़िया। 3 बसें लाए, 3 बसें। 3 बसें आई हैं। अच्छा, तो काफी खर्चा आया होगा। 52 सीटर बस है। खाना पीना किया उन लोगों ने? कोई नहीं, सब इंतजाम पक्का है। सब इंतजाम, क्या इंतजाम कर रहे थे? खाना पीना कुछ हुआ है, खाया है? मैनुअल चीज है। और इन सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई जिसने इस पूरी रैली को लेकर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रैली में आजादी के नारे भी लगाए गए। आजादी, आजादी, आजादी। ये वही नारे हैं जो देश पहले भी कई बड़े राजनीतिक आंदोलनों के दौरान सुन चुका है। ऐसे नारों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और लोगों की अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन जब किसी छात्र रैली में शिक्षा और युवाओं के भविष्य की चर्चा होनी चाहिए, वहाँ इस तरह के राजनीतिक और टकराव वाले नारे गूंजने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी, आपकी ये रैली छात्रों के भविष्य पर केंद्रित थी या फिर उसे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का मंच बनाया जा रहा था? अगर मकसद सिर्फ नीट और छात्रों की समस्याओं को उठाना था तो फिर मंच और भीड़ से ऐसे नारे क्यों सुनाई दिए जिनका उस मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं था? खैर, राहुल गांधी के साथ मंच पर अभिनय मैथ्स जैसे लोगों का नजर आना दिखाता है कि रैली का मकसद क्या था। बहरहाल, ग्राउंड से निकले ये कुछ बड़े सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी को समर्पित हैं। इसके विपरीत मैं इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी को उनके खुद के इतिहास को भी याद करवाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड को भर्ती घोटालों का एपिसेंटर किसने बनाया था। इसके लिए हमें कांग्रेसी शासनकाल के इतिहास को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड की एनडी तिवारी सरकार 2002 से 2007 के दौरान दरोगा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। मामला इतना गंभीर था कि जांच सीबीआई तक पहुंची। पटवारी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। एक ही परिवार के कई सदस्यों के चयन और लेनदेन के आरोपों के बाद भर्ती निरस्त करनी पड़ी। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार 2014 से 17 के दौरान 2016 की यूके एसएसएससी वीपीडीओ भर्ती परीक्षा विवादों में रही। बाद की जांच में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। सिडकुल भर्ती विवाद में पक्षपात और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। एसआईटी जांच तक करनी पड़ी। यूबीटीईआर, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की भर्तियां भी लगातार विवादों और अनियमितताओं के आरोपों में घिरी रही। यानी जिस दौर में कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार सवाल उठे। जांच एजेंसियां लगी, भर्तियां रद्द हुईं और युवाओं का विश्वास टूटता गया। अब वर्तमान की भी बात कर लेते हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में यूके एसएसएससी की भर्ती घोटाले का मामला सामने आया तो क्या उसे दबाया गया? नहीं, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाया गया। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 राज्य में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए बनाया गया सबसे सख्त कानून है। इसे फरवरी 2023 में लागू किया गया था। 100 से अधिक नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए। पिछले 4 वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मिली हैं। तो दोस्तों, यही फर्क है। कांग्रेस के दौर में घोटाले होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। भाजपा सरकार में गड़बड़ी सामने आई तो कानून बना, माफिया जेल गए, जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई और व्यवस्था
बदली गई। युवाओं के भविष्य पर राजनीति करने से पहले ये भी बताएं कि जिन भर्ती घोटालों की नींव कांग्रेस के शासनकाल में पड़ी, उनके लिए जवाबदेह कौन था। उत्तराखंड का युवा सब याद रखता है, उसे भाषण नहीं रिकॉर्ड दिखाई देता है। एक तरफ भर्ती घोटालों का इतिहास है, दूसरी तरफ कठोर कानून, माफियाओं पर कार्रवाई, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और हजारों युवाओं को योग्यता के आधार पर मिली सरकारी नौकरियां हैं। युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन वो राजनीति है जिसने वर्षों तक व्यवस्था को सड़ने दिया, और युवाओं का सबसे बड़ा साथी वो शासन है जिसने व्यवस्था को साफ किया, कानून को सख्ती से लागू किया और भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल किया। तो राहुल गांधी जी, सवाल सिर्फ आपकी देहरादून रैली का नहीं है, सवाल आपकी राजनीति का है। अगर आप सचमुच युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो सबसे पहले अपने राजनीतिक इतिहास का भी जवाब दीजिए। उत्तराखंड में जिन वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस दौरान एक के बाद एक भर्ती घोटाले क्यों सामने आए, क्यों भर्तियां रद्द हुई, क्यों जांच एजेंसियों को दखल देना पड़ा, और आखिर उन लाखों युवाओं के टूटे हुए भरोसे की जिम्मेदारी किसकी थी। देहरादून में मंच से भाषण देना आसान है, लेकिन उत्तराखंड का युवा अब सवाल पूछना भी जानता है और जवाब मांगना भी। वो जानना चाहता है कि अगर आपकी राजनीति युवाओं के लिए है तो फिर आपकी रैली में छात्रों से ज्यादा मनोरंजन क्यों दिखा, शिक्षा से ज्यादा चुनावी माहौल क्यों दिखा, और छात्रों के मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक नारे क्यों सुनाई दिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रैली सचमुच नीट और छात्रों के भविष्य के लिए थी, या फिर 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भर थी। क्योंकि उत्तराखंड का युवा अब केवल भाषण नहीं सुनता, वो रिकॉर्ड भी देखता है। वो ये भी देखता है कि किस दौर में भर्ती घोटाले हुए, किस दौर में जांच हुई, किस दौर में कानून बना और किस दौर में व्यवस्था बदलने की कोशिश हुई। इसलिए राहुल गांधी जी, उत्तराखंड की धरती पर युवाओं के नाम पर राजनीति करने से पहले इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।